हेलो माय डियर फ्रेंड, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज की हमारी वीडियो का टॉपिक है अंतिम सेकेंड ईयर MC5 यूनिट नंबर 9। कुछ टॉपिक रह गए थे हमारी, तो जो टॉपिक रह गए थे वो आज के हम वीडियो में करने वाले हैं। तो सबसे फर्स्ट टॉपिक है हमारा कैपिटल एक्सपेंडिचर बजट। कैपिटल एक्सपेंडिचर बजट होता क्या है? जैसे कि हमने कोई मशीनरी वगैरह परचेज़ करनी है, फिक्स एसेट्स को परचेज़ करना है, तो उनको परचेज़ करने में जो भी एक्सपेंडिचर आएगा उसके बारे में यहाँ पे हम बात करते हैं। उसके बारे में हम यहाँ पे क्या करते हैं, बजट को बनाते हैं कि जो भी हम फिक्स एसेट्स को परचेज़ करेंगे उस पर कितना एक्सपेंडिचर आएगा। क्योंकि कई बार क्या होता है, जो हम मशीन वगैरह यूज़ करते हैं वो आउटडेटेड हो जाती है। ठीक है, हम क्या करते हैं, नई मशीन को लेके आते हैं। तो जो पुरानी मशीन है उनको अगर हम सोल्ड आउट करते हैं तो उससे हमें कितना जो है कैश आएगा हमारे पास। अगर हम पुरानी मशीन को बेचते हैं तो कितना कैश आएगा, और नई मशीन को लेते हैं तो हमें कितना जो है अमाउंट पे करना पड़ेगा। तो उसी चीज़ के बारे में हम पढ़ने वाले हैं कि कैपिटल एक्सपेंडिचर के बारे में हम किस तरीके से जो है बजट बनाते हैं। बजट इज़ द प्लान ऑफ द प्रपोज आउटले ऑन फिक्स असेट्स सच एज लैंड, बिल्डिंग, प्लांट एंड मशीनरी। ये वही है बेसिकली कि अगर हम प्लांट, बिल्डिंग, मशीनरी, लैंड, ये सारी चीज़ों पे फिक्स असेट्स को परचेज़ करना चाहते हैं तो इनको परचेज़ करने में कितना एक्सपेंडिचर होगा। बजट इज़ प्रिपेयर आफ्टर टेकिंग इनटू अकाउंट द वेरियस अवेलेबल प्रोडक्टिव कैपेसिटी, प्रोबेबिलिटी, एलोकेशंस ऑफ द एग्जिस्टिंग असेट्स एंड द पॉसिबल इम्प्रूवमेंट इन द प्रोडक्शन टेक्निक एक्सेट्रा। यही कहा गया कि हम एक बजट प्रिपेयर करते हैं कि हमारी प्रोडक्शन कैपेसिटी कितनी है, हमारे पास डिमांड कितनी है। मान लो हमारी डिमांड बहुत ज़्यादा है लेकिन हमारी जो प्रोडक्शन कैपेसिटी है वो कम है, तो हमें पूरी डिमांड को फुलफ़िल करने के लिए हमारी जो प्रोडक्शन कैपेसिटी है वो भी ज़्यादा होनी चाहिए। तो हमें क्या करना पड़ेगा, प्लांट्स वगैरह को परचेज़ करने पड़ेंगे, मशीन को परचेज़ करना पड़ेगा। उस चीज़ में कितना हमारा पैसा जाएगा उसकी रिगार्डिंग हम क्या करते हैं, एक बजट को पहले से बना के चलते हैं। तो जो भी हम बजट बनाते हैं ना, स्टार्टिंग के जो पीरियड स्टार्ट होने वाला है उसके स्टार्टिंग में ही बनाते हैं। ठीक है, ताकि आगे हमें आने वाले टाइम में उस पर्टिकुलर पीरियड में कोई दिक्कत या प्रॉब्लम ना हो। तो कैपिटल एक्सपेंडिचर किस तरीके की होते हैं, कहाँ कहाँ जो है एक्सपेंडिचर किया जाता है। तो कैपिटल एक्सपेंडिचर बजट सर्व्स द फॉलोइंग पर्पसेस। इट फैसिलिटेट लॉन्ग टर्म प्लानिंग एंड द पॉलिसी मेकिंग। It facilitate of replacing the old machine by the latest machine or to change the method of production for reducing cost। तो फर्स्ट पॉइंट क्या कहता है कि जो हम कैपिटल एक्सपेंडिचर बजट बनाते हैं बेसिकली लॉन्ग टर्म प्लानिंग करते हैं। क्योंकि अगर हम बात करें मशीन खरीदने की, अगर हम बात कर रहे हैं प्लांट वगैरह खरीदने की, ठीक है, परचेज़ करने की, तो ये शॉर्ट टर्म प्लानिंग नहीं होती, ये लॉन्ग टर्म प्लानिंग होती है। क्योंकि जो मशीन की, लैंड, बिल्डिंग की वैल्यू होती है उसमें ज़्यादा एक्सपेंडिचर होता है और ये काफ़ी समय के लिए जो है यूज़ में ली जाती है। ठीक है, उसके बाद कहा जाता है कि जो सेकंड एक्सपेंडिचर होता है वो ये होता है कि मान लो हम अपनी पुरानी मशीन को बदलना चाहते हैं, नई मशीन को लेके आना चाहते हैं क्योंकि टेक्नोलॉजी चेंज हो चुकी है, या फिर जो नई मशीन है उसकी कैपेसिटी बहुत ज़्यादा है प्रोड्यूस करने की। तो हम यहाँ पे ये सारी चीज़ें देखते हैं कि किस तरीके से हम नए मेथड को यूज़ करके अपनी जो कॉस्ट है उसको कम किया जा सकता है, और जो हमारी पुरानी मशीन है उसको हम क्या करते हैं, नई मशीन के साथ चेंज करते हैं। थर्ड पॉइंट आता है, इट हेल्प्स इन द एस्टिमेट ऑफ द कैपिटल रिक्वायरमेंट आफ्टर टेकिंग इनटू अकाउंट द डिस्पोजेबल वैल्यू ऑफ द ओल्ड असेट्स। मान लो कि अगर हमें एक नई प्लांट को, नई मशीनरी को परचेज़ कर रहे हैं तो हमें पुरानी मशीन की ज़रूरत नहीं है, हम उसको सोल्ड कर देंगे, ठीक है, सेल कर देंगे। तो हम ये देखते हैं कि अगर नई मशीन की वैल्यू 20 लाख है, पुरानी मशीन हमारी 8 लाख में बिक रही है, तो एक्चुअल में जो अगर हम नई मशीन खरीद रहे हैं तो उसके लिए हमें कितना पैसा देना पड़ेगा, 12 लाख देना पड़ेगा। क्योंकि पुरानी मशीन को बेच के 8 लाख तो हमारे पास इमीडिएटली आ जाएंगे और 12 लाख की और ज़रूरत होगी। ठीक है, उसके बाद आता है फोर्थ पॉइंट। तो इट हेल्प्स इन द प्रिपरेशन ऑफ द कैश बजट एंड ऑल्सो असेसिंग द कैपिटल कॉस्ट ऑफ इम्प्रूविंग द वर्किंग कंडीशन और अडोप्टिंग सेफ्टी मेजर एक्सेट्रा। साथ ही साथ हमें कैश बजट को भी देखना होगा कि मान लो कि हमारी जो मशीन वगैरह प्लांट है उनकी रेगुलर बेसिस पे मेंटेनेंस कराना ज़रूरी है ताकि वो अच्छे से वर्क कर सके। तो ये था हमारे कैपिटल एक्सपेंडिचर बजट। आई होप आप सभी को अच्छे से क्लियर हो गया होगा कैपिटल एक्सपेंडिचर बजट क्या होता है, कि जब हम नए फिक्स असेट्स पे क्या करते हैं, एक्सपेंडिचर करते हैं, उसके बारे में सोचते हैं, उसके बारे में बजट बनाते हैं, उसको ही हम कैपिटल एक्सपेंडिचर बजट बोलते हैं। तो ये था हमारा फर्स्ट टॉपिक। उसके बाद सेकंड टॉपिक आता है हमारा कैश बजट। ठीक है, कैश बजट होता क्या है? कैश बजट यही है कि कितना कैश हमारे पास एक ड्यूरिंग द पीरियड अवेलेबल होगा। ठीक है, कि इनफ्लो कितना होगा, आउटफ्लो कितना होगा, कैश में कैश का कितना इनफ्लो या कितना आउटफ्लो होगा ड्यूरिंग द पीरियड, हमारे पास कितना कैश जो है किस टाइम पीरियड पे अवेलेबल होगा। तो यही बात हम पढ़ने वाले हैं। So cash budget is a summary statement of the firm expected cash inflow and the outflow over a projected time period. In other words, cash budget involves a projection of the future cash receipt and the cash disbursement over various time interval. कि various time interval पे किस टाइम पे कितना पैसा हमारे पास आएगा और कितना पैसा हमें पे करना पड़ेगा। मान लो अगर हम बिजनेस कर रहे हैं, अगर हम क्या कर रहे हैं, क्रेडिट पे सामान लेके आ रहे हैं, तो
कितना हमें क्रेडिट पीरियड अलाउड हो रहा है 3 महीने का, तो 3 महीने बाद तो पैसा देना पड़ेगा ना। अगर हमारे डेटर्स है, ठीक है, जिसको हम क्या कर रहे हैं, सामान उधार पे दे रहे हैं, लेकिन हमें कितने टाइम बाद उससे पैसा रिसीव होगा, ठीक है, कब हमारे पास कैश अवेलेबल होगा, कब हमें कैश की पेमेंट करनी पड़ेगी, अगर ये सारी चीज़ें सही चलती रहेगी, ठीक है, तभी हम बिज़नेस कर पाएंगे। मान लो कि अगर हमारे सप्लायर पैसा मांग रहे हैं, उनका टाइम आ गया है कि हाँ हमें अब हमें जो टाइम मिला था कि इस टाइम के बाद हमें पैसा देना है, उस समय हमारे पास बिज़नेस में पैसा अवेलेबल नहीं है, तो हम बिज़नेस को नहीं चला पाएंगे, हमारा बिज़नेस जो है वो इंसॉल्वेंट बन जाएगा। तो इंसॉल्वेंसी की कंडीशन ना आए, ठीक है, ताकि हमारा बिज़नेस स्मूथली रन कर सके, तो हमें एक बजट बनाना हो, कैश बजट। ना ही हमारे पास एक्सेस बजट होना चाहिए, ना ही हमारे पास कम होना चाहिए। अगर एक्सेस है तो वो क्या है, वेस्टेज ऑफ मनी है, उसको हमें सही जगह पे सही टाइम पे क्या करना होगा, इन्वेस्ट करना होगा, ताकि उससे हमें प्रॉफिट आ सके। अगर कमी है तो ये देखना होगा कि कहाँ से हम अरेंज कर सकें, ताकि हम अपनी डे टू डे की नीड्स को फुलफिल कर सकें। तो फर्स्ट पॉइंट तो आपको समझ में आ गया होगा कि कैश बजट क्या एक तरीके से एक समरी होती है। ये पता लगता है इससे हमें कि किस टाइम पीरियड पे हमारे पास कितना कैश अवेलेबल है और किस टाइम पे हमें कितनी पेमेंट करनी है। While preparing the cash budget, seasonal factor must be taken into account, and in practice cash budget is prepared on a monthly basis. Availability of other budget is tested in terms of cash available. Cash budget is also called as cash flow statement, which indicate the cash inflow and the cash outflow. It is generally prepared for a maximum period of 1 year. तो कैश बजट को हम 1 पीरियड के लिए बनाते हैं। हम ये देखते हैं कि कितना कैश का इनफ्लो हो रहा है और कितना आउटफ्लो हो रहा है, किस टाइम पे हो रहा है, किस टाइम इंटरवल पे हो रहा है। कैश बजट की हम बहुत सारे जो है बजट को प्रिपेयर करते हैं। कैपिटल एक्सपेंडिचर बजट, ठीक है, बहुत सारे बजट हम क्या करते हैं, बनाते हैं। तो उन बजट को बनाने के लिए हमारे पास कैश अवेलेबल होना चाहिए। तो सारे के सारे कैश बजट जो है किस पे डिपेंड होते हैं, जितने भी बजट हम बनाते हैं वो किस पे डिपेंड होते हैं, कैश पे। अगर हमारे पास कैश है तभी हम कर पाएंगे काम, बिजनेस कर पाएंगे। कैश अवेलेबल नहीं होगा तो हम किस तरीके से बिजनेस को रन कर पाएंगे, ठीक है। तो जो कैश बजट बनाया जाता है उसमें हम कैश के इनफ्लो और आउटफ्लो को देखते हैं। सेकंड, हम ये देखते हैं कि जो कैश बजट होता है वो बेसिकली 1 पीरियड के लिए बनाया जाता है, एक अकाउंटिंग पीरियड के लिए जो है इसको प्रिपेयर किया जाता है। अब कैश बजट किस तरीके से मैनेजमेंट की हेल्प करता है, इट हेल्प्स इन डिटरमाइनिंग द फ्यूचर कैश नीड ऑफ द फर्म, कि फ्यूचर में एक फर्म को कितने कैश की ज़रूरत होने वाली है। प्लानिंग फॉर फाइनेंसिंग ऑफ द नीड्स, exercising control over cash and liquidity of the firm. The overall objective of a cash budget is to enable the firm to meet all its commitment in time and at the same time prevent accumulation of unnecessary large balance with it. तो यही कहा गया है कि हमें क्या कर रहे हैं, प्लानिंग कर रहे हैं कि जब भी हमें फाइनेंस की नीड हो, हमें हमारे पास कैश जो है अवेलेबल हो, ताकि हमारे पास ओवरलैपिंग ना हो या फिर शॉर्टेज ना हो, ठीक है। उसको भी हमें क्या करना है, कंट्रोल करना है। हमें अपने फर्म की लिक्विडिटी की पोजीशन को क्या करके रखना है, कंट्रोल करके रखना है। अब कैश बजट को प्रिपेयर करने की क्या मेथड है, किस तरीके से हम कैश बजट को प्रिपेयर करते हैं। बेसिकली कैश बजट को प्रिपेयर करने के लिए 3 बेसिक मेथड का यूज़ किया जाता है। रिसिप्ट एंड पेमेंट मेथड, की किस पीरियड में हमें कितना रिसिप्ट हो रहा है और कब हम पेमेंट कर रहे हैं। सेकेंड है एडजस्टमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट मेथड, और थर्ड आता है हमारा बैलेंस शीट मेथड। रिसिप्ट एंड पेमेंट मेथड, रिसिप्ट जितना भी, रिसिप्ट का मतलब क्या होता है, जो भी हम सेल कर रहे हैं उससे जो भी पैसा आ रहा है वो हमारी रिसिप्ट है बिजनेस के लिए। अब जो रिसिप्ट होती है, ठीक है, उसमें हमारा क्या है, जो भी कॉस्ट है प्रोडक्ट की और साथ ही साथ जो प्रॉफिट है वो इन्वॉल्व होता है, ठीक है। तो रिसिप्ट क्या है कि हमारे बिजनेस में कितना कैश का इनफ्लो हो रहा है, कितना पैसा आ रहा है। पेमेंट का मतलब क्या है, कितना पैसा जा रहा है। तो जो रिसिप्ट होगी उसमें से हम सारी पेमेंट माइनस कर देंगे, ठीक है। तो हमें हमारे बिजनेस के प्रॉफिट के बारे में पता चल जाएगा और ये पता चल जाएगा कि हमारे पास कितना कैश अवेलेबल है। उसके बाद आता है एडजस्टेड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट मेथड। जैसे कि आप प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट मेथड को तो जानते हो, जिससे हम अपने नेट प्रॉफिट को निकालते हैं कि हमारे बिजनेस का एक्चुअल में नेट प्रॉफिट क्या है। लेकिन क्या ये जो नेट प्रॉफिट निकालते हैं क्या वो हमें कैश पोजीशन को दिखाते हैं? नहीं, क्योंकि जो हम नेट प्रॉफिट निकालते हैं उसमें से हम डेप्रिसिएशन को माइनस करते हैं, कुछ ऐसे एक्सपेंडिचर्स को माइनस करते हैं जो कि कैश की फॉर्म में होते ही नहीं है, ठीक है, जो नॉन कैश फॉर्म में होते हैं। अगर हम बात करते हैं हमारे प्लांट और मशीनरी की वैल्यू डेप्रिशिएट होगी तो क्या कैश की फॉर्म में हुई, क्या हमने उसके लिए कैश पे किया? नहीं किया। तो हम क्या करते हैं, जो हमारा नेट प्रॉफिट आता है उसमें से हम क्या करते हैं, जो भी नॉन कैश ट्रांजेक्शन होती है उसको हमने डिडक्ट किया होता है, ठीक है। हमने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट जो बनाया था तो नॉन कैश ट्रांजेक्शन को डिडक्ट किया होता है, उसको हम फिर से ऐड ऑन करेंगे, ठीक है, उसको हम फिर से ऐड ऑन करेंगे क्योंकि यहाँ पे कैश का इनफ्लो या आउटफ्लो नहीं हुआ है। अब क्या होता है कि जो नॉन ऑपरेटिंग इनकम है, ठीक है, नॉन ऑपरेटिंग इनकम या फिर जो हमारी कुछ ऐसी इनकम होती है जिसको हम क्या कर देते हैं,
ऐड कर देते हैं, लेकिन वो क्या नहीं होनी चाहिए, ऐड नहीं होनी चाहिए, उसको हम क्या करते हैं, डिडक्ट करते हैं। तो हम क्या करते हैं, एडजस्टिंग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को कुछ इस तरीके से एडजस्ट करते हैं कि जो हमारी नॉन कैश ट्रांजेक्शन होती है उसको हम क्या करते हैं, एडजस्ट करते हैं। हम ये देखते हैं कि एक्चुअल में कहाँ से कैश आया और कहाँ पे कैश गया है। उसके बाद हम क्या करते हैं, बैलेंस शीट मेथड का यूज़ करते हैं हमारी कैश पोजीशन को एडजस्ट करने के लिए। ये आप और अच्छे से डिटेल में पढ़ते हैं हम, ठीक है, ताकि हमें और क्लैरिटी आए कि एक्चुअल में है क्या। फर्स्ट हम देखते हैं फर्स्ट मेथड की तरफ कि रिसिप्ट एंड पेमेंट मेथड ये क्या कहता है, अंडर दिस मेथड ऑल द रिसिप्ट्स आर एडिड एंड आउट ऑफ द टोटल द सम ऑफ द ऑल द पेमेंट इज डिडक्टेड टू अराइव एट द बैलेंस इन हैंड्स। So the closing balance in hands is for a particular month is the opening balance of the next month and is also added to the total of the receipt so as to know the total availability of the cash during the month. इसमें क्या कहा गया है कि जितना भी रिसिप्ट हुआ, रिसिप्ट यहाँ पे हम कैश की फॉर्म में बात करें, एक पर्टिकुलर मंथ की बात कर रहे हैं कि इस महीने हमारे पास जो है मान लो 20,000 रुपये आए, जिसमें से हमारी जो टोटल पेमेंट थी, जितने भी एक्सपेंडिचर वगैरह मिला के टोटल पेमेंट हमारी 15,000 रुपये हो गई। अब हमारे पास 5,000 रुपये बच गए, तो इस महीने का जो एट द एंड हमारे पास जो क्लोजिंग बैलेंस बचा वो 5,000 रुपये बचा। अब ये कैश नेक्स्ट ईयर का क्या बन जाएगा, ओपनिंग बैलेंस बन जाएगा। इस ओपनिंग बैलेंस को हम क्या करेंगे, नेक्स्ट मंथ में जो भी हमारी रिसिप्ट होगी उसमें ऐड ऑन कर देंगे और उसमें टोटल में से हम क्या कर देंगे, हमारी पेमेंट को माइनस कर देंगे। ठीक है, तो यही होता है रिसिप्ट और पेमेंट मेथड। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा और डिटेल में पढ़ लेते हैं। द क्रेडिट अलाउड टू डेटर्स, credit allowed to us by the suppliers, delay in the payment of wages and the other expenses etc. are the factor which are taken into account to determine the timing of the receipt and payment. ये सारी चीज़ों को हम क्या करते हैं, ध्यान में लेके चलते हैं कि कब किस समय हमें रिसिप्ट होंगे पैसे इन लोगों से और किस समय हमें इनको पेमेंट देनी पड़ेगी। वेजेस की पेमेंट अभी तक हमने नहीं दी लेकिन देनी है, तो उसके लिए हमारे पास पैसा अवेलेबल होना चाहिए। हम इन सारी चीज़ों को भी ध्यान में रख के चलते हैं। Advance payment and the receipt are to be included, but the income accrued or outstanding are excluded from the cash budget. ठीक है, revenue as well as capital expenditure and the payment are recorded in the cash budget. तो ये सारी चीज़ों को हम क्या करते हैं, कैश बजट जब भी बनाते हैं, रिसिप्ट और पेमेंट अकाउंट जब भी बनाते हैं, तो इन सारी चीज़ों को कंसिडर करके चलते हैं। उसके बाद आता है हमारा सेकंड पॉइंट, एडजस्टमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट मेथड। जैसे कि हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के बारे में तो जानते ही, अब इसको किस तरीके से हम जो है एडजस्ट कर सकते हैं इन द फॉर्म कि हमें ये पता चल जाए कि कैश कितना अवेलेबल है। ठीक है, तो द बजटिंग डन बाय द एडजस्टिंग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट मेथड इज नोन एज कैश फ्लो स्टेटमेंट एंड इज़ मोर सुटेबल फॉर लॉन्ग टर्म फोरकास्टिंग। जो भी हम क्या कहते हैं कि जो भी हम एडजस्टमेंट करते हैं हमारे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट मेथड में, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में जब भी हम एडजस्टमेंट करते हैं तो उस एडजस्टमेंट को हम क्या बोलते हैं, कैश फ्लो स्टेटमेंट। ठीक है, कैश फ्लो स्टेटमेंट इस तरीके से करते हैं कि हम उन चीज़ों को ही क्या करते हैं, ध्यान में रखते हैं जिससे कि हमारे बिजनेस में कैश का इनफ्लो या कैश का आउटफ्लो हुआ। क्योंकि जो हमारा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट होता है उसमें कुछ ऐसी नॉन कैश ट्रांजैक्शन को भी शो किया जाता है जिसको हम क्या करते हैं, रिमूव करते हैं या फिर ऐड ऑन करते हैं। किस तरीके से करते हैं, अंडर दिस मेथड प्रॉफिट इज टेकन एज इक्विवेलेंट टू कैश एंड नेसेसरी एडजस्टमेंट आर डन इन रिस्पेक्ट ऑफ नॉन कैश ट्रांजैक्शन। The net estimated profit is taken as the base and the non-cash item like depreciation, outstanding expenses, provision etc. already deducted to arrive at the profit at the net profit are added back. तो इसमें क्या कहा गया है कि जो हमारा नेट प्रॉफिट आता है, ठीक है, नेट प्रॉफिट आता है वो कैश की फॉर्म में मान के चलते हैं कि हमारा ये बेस है, इसके बेसिस पे हमें क्या करना है, जो है ट्रांजैक्शन को एडजस्ट करना है। जो भी नेट प्रॉफिट आता है उसमें हम क्या करेंगे, जो हमारी नॉन कैश आइटम्स है जो कि हमने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में डिडक्ट की हुई है उसको हम ऐड बैक कर देंगे, क्योंकि उसके थ्रू हमारा जो कैश है बिजनेस से नहीं गया। जब कैश नहीं गया तो हम उसको किस तरीके से डिडक्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो हम क्या कर देंगे, जो हमने डिडक्ट की हुई है नॉन कैश ट्रांजेक्शन उसको हम ऐड बैक कर देंगे अपने जो भी नेट प्रॉफिट है उसमें। अब कैपिटल रिसिप्ट, रिडक्शन इन द डेटर्स, स्टॉक, इंक्रीज इन लाइबिलिटी, ठीक है, इश्यूज ऑफ शेयर कैपिटल एंड डिबेंचर्स आर अदर आइटम विच आर एडिड टू कंप्यूट द टोटल कैश रिसिप्ट। अब कैपिटल रिसिप्ट हुई, हमने कोई मशीन को बेच दिया, ओल्ड मशीन थी उसको बेच दिया तो पैसा आया। रिडक्शन इन डेटर, डेटर के रिडक्शन होने का क्या मतलब है कि हमें पैसा मिल गया। ठीक है, अब इंक्रीज़ इन लाइबिलिटी, लाइबिलिटी इंक्रीज़ होने का क्या मतलब है कि हमने पैसा आया हमारे बिजनेस में। ठीक है, जो हमारे क्रेडिट्स थे उन्होंने जो भी हमारे पैसा रहता था, लाइबिलिटी थी, वो क्या हो गई, बढ़ गई। लाइबिलिटी बढ़ी क्यों, क्योंकि हमारे बिजनेस में पैसा आया। तो ये कुछ ऐसी ट्रांजैक्शन है जिससे हमारे बिजनेस में कैश आता है तो हम ये क्या कर देंगे, ऐड बैक कर देंगे। ठीक है, ये क्या है, हमारे बिजनेस के लिए
कैश रिसिप्ट है, ठीक है। पेमेंट ऑफ डिविडेंड, प्री पेमेंट, कैपिटल पेमेंट, इंक्रीज इन द डेटर्स, इंक्रीज इन स्टॉक एंड डिक्रीज इन लाइबिलिटी आर डिडक्टेड आउट ऑफ द टोटल कैश रिसिप्ट। अब जो भी हमने पेमेंट किया वो हम क्या कर देंगे, हमारे टोटल कैश रिसिप्ट में से डिडक्ट कर देंगे। सो द प्रॉफिट एडजस्टेड दिस वे डिनोट्स द एस्टिमेटेड कैश अवेलेबल। हम इस तरीके से प्रॉफिट को एडजस्ट करते हैं ताकि हमें ये पता चल सके कि एक्चुअल में हमारे बिजनेस के अंदर कितना कैश अवेलेबल है, ठीक है। ये था हमारा सेकंड मेथड। आई होप आप सभी को अच्छे से क्लियर हो गया होगा। साथ ही साथ नोट भी लिखे हुए हैं, मैं आपको शो कर दूंगी, ठीक है, बाद में, ताकि आप इसको रीड आउट कर सको, ताकि आप अच्छे से इसको जो है क्लियरली समझ सको। इसके बाद आता है हमारा थर्ड मेथड। जब भी हम कैश बजट को प्रिपेयर करते हैं तो थर्ड मेथड हम क्या यूज़ करते हैं, बैलेंस शीट मेथड। बैलेंस शीट मेथड क्या होता है, अंडर दिस मेथड एट द एंड ऑफ द बजट पीरियड अ प्रोजेक्टेड बैलेंस शीट इज ड्रॉन अप सेटिंग आउट द वेरियस असेट्स एंड लायबिलिटी एक्सेप्ट कैश एंड बैंक बैलेंस। द बैलेंसिंग फिगर वुड बी द एस्टिमेटेड क्लोजिंग कैश और बैंक बैलेंस। हम क्या करते हैं, जैसे कि आप सभी को पता है कि जब भी हम बैलेंस शीट को प्रिपेयर करते हैं तो यहाँ पे एक साइड होती है लाइबिलिटी और एक साइड होती है असेट साइड, ठीक है। इफ द लाइबिलिटी आर मोर देन असेट्स, ठीक है, जब भी हमारी लाइबिलिटी क्या है, ज़्यादा है हमारे असेट्स से, तो यहाँ पे बैलेंस कहाँ कम है, असेट साइड कम है, तो यहाँ पे क्या आएगा हमारा, यहाँ पे आएगा क्लोजिंग स्टॉक, ठीक है। यहाँ पे क्या आएगा हमारा बैलेंस, ठीक है, कैश या बैंक का बैलेंस। लेकिन जब हमारी एसेट साइड ज़्यादा है हमारी लाइबिलिटी साइड से, तो यहाँ पे लाइबिलिटी साइड क्या आएगी, बैंक ओवरड्राफ्ट, ठीक है, कि बैंक से हमने ज़्यादा पैसा निकाल लिया है, ठीक है। तो आई होप आप सभी को समझ में आ गया होगा कि किस तरीके से हम जो है कैलकुलेट करते हैं बैलेंस शीट मेथड का यूज़ करके कैश बजट को, कि अगर हमारी लाइबिलिटी साइड ज़्यादा है तो असेट साइड हमारा कैश या बैंक बैलेंस आएगा। लेकिन अगर हमारी असेट साइड ज़्यादा है लाइबिलिटी साइड के कंपैरिजन, इसका मतलब कि हमने बैंक से जो है बहुत ज़्यादा ओवरड्राफ्ट कर लिया है। तो ये मेथड थे जो कि हम यूज़ करते हैं कैश बजट को प्रिपेयर करते समय। उसके बाद आता है हमारा नेक्स्ट मेथड जो आता है हमारा मास्टर बजट। मास्टर बजट क्या है, कॉम्बिनेशन ऑफ ऑल द बजट्स, ठीक है। मास्टर बजट के अंदर जितने भी हमने स्मॉल बजट बनाए हर एक पर्टिकुलर डिपार्टमेंट के लिए, उन सारे के सारे बजट्स को हम क्या करते हैं, ऐड ऑन करते हैं और एक मास्टर बजट के अंदर डाल देते हैं। तो मास्टर बजट इज अ combination of all the other budget which is prepared for a specific period. It shows the overall budget plan. All the budgets are coordinated into one harmonious unit. Master budget is a summary of the budget schedule in a capsule form made for the purpose of presenting in one report the highlights of the budget forecast. Thus, master budget set out the plan of operation for all the department in considerable detail for the budget period. Budget may take the form of a profit and loss account and a balance sheet as at the end of the budget period. Budget generally contain detail regarding sales, production cost, cash position and the key account balances like debtors, fixed assets, bills payable etc. तो यही कहा गया कि मास्टर बजट के अंदर जितने भी हमने हर एक पर्टिकुलर डिपार्टमेंट के लिए जो भी बजट बनाए थे उन सारे बजट्स को हम एक मास्टर बजट के अंदर ऐड ऑन कर देते हैं, ताकि हमें ये पता चल सके कि हमारे ओवरऑल बिजनेस का क्या बजट है और उसका यूज़ करके हम क्या करते हैं, एक प्रॉपर रिपोर्ट को प्रिपेयर करते हैं, एक बजटेड रिपोर्ट को हमें प्रिपेयर करते हैं, ताकि हमें ये पता चल सके कि अगर हम ये एक्टिविटीज़ को अपने इस ऑब्जेक्टिव को अचीव करना चाहते हैं तो ओवरऑल क्या रिपोर्ट निकल के आती है, क्या हमारा टोटल बिजनेस का बजट होगा, ठीक है। तो इट ऑल्सो शोज द ग्रोथ एंड द नेट प्रॉफिट एंड द इम्पोर्टेंट अकाउंटिंग रेशियोज ऑल्सो। इट इज़ प्रिपेयर बाय द बजट ऑफिसर्स एंड इट रिक्वायर्स द अप्रूवल ऑफ द बजट कमेटी बिफोर इट इज़ पुट इनटू ऑपरेशन। अब क्या कहा गया है कि अब मास्टर बजट को कौन प्रिपेयर करते हैं, हर एक डिपार्टमेंट ने अपने अपने रिस्पेक्टिव बजट्स को प्रिपेयर कर दिया और एक उसका यूज़ करके हर एक बजट का यूज़ करके एक मास्टर बजट को प्रिपेयर किया गया। मास्टर बजट को कौन प्रिपेयर करता है, बजटेड ऑफिसर जो है मास्टर बजट को प्रिपेयर करता है। अब इसके लिए क्या है हमें कि ये बजट ऑपरेशन में कब आएगा, जब हमें बजटेड कमेटी, जो भी बजट कमेटी है कि हाँ भाई इतना पैसा है या नहीं है, ठीक है, वो सारी चीज़ों को चेक करके अप्रूवल देगी, तभी वो बजट को जो है ऑपरेशन में लाया जाएगा। अगर उसको जो है अप्रूवल मिल जाता है तो क्या कर दिया जाता है, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर को सबमिट कर दिया जाता है, ताकि वो क्या करे, फाइनली उस चीज़ को अप्रूवल दे। सबसे पहले क्या किया, सारे अपने रिस्पेक्टिव डिपार्टमेंट ने बजट्स को बनाया। अब उस सारे के सारे ओवरऑल बजट्स को एक मास्टर बजट में ऐड ऑन किया जाता है। वो मास्टर बजट जो है बजट ऑफिसर प्रिपेयर करते हैं। बजट ऑफिसर्स को जो है अप्रूवल की रिक्वायरमेंट होती है। अब ये अप्रूवल कहाँ से मिलता है, ये अप्रूवल मिलता है बजट कमेटी से। बजट कमेटी से अप्रूवल मिलने के बाद उसको फाइनली जो है बोर्ड ऑफ डायरेक्टर को सबमिट किया जाता है। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर चेक करते हैं और अपना फाइनल अप्रूवल देते हैं, ठीक है।
अब जो भी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर है वो क्या करते हैं, कुछ सर्टेन अल्ट्रेशंस करते हैं अगर उनको लगता है, ठीक है, कि हाँ भाई यहाँ पे कुछ चेंजेस करने चाहिए। उन चेंजेस को करने के बाद वो क्या करते हैं, फाइनली अप्रूवल देते हैं। तो आई होप आपको मास्टर बजट क्या होता है वो भी समझ में आ गया होगा। तो अभी तक हमने 3 बजट पढ़ लिए हैं। एक तो आता है कैपिटल एक्सपेंडिचर बजट, एक आता है हमारा कैश बजट और थर्ड आता है हमारा मास्टर बजट। तो ये 3 बजट हम पढ़ चुके हैं। उसके बाद आता है हमारा रिवीजन ऑफ द बजट की जो भी हमने बजट बनाया है वो बजट हम स्टार्टिंग में बनाते हैं, लेकिन क्या होता है ड्यूरिंग द पीरियड हो सकता है कुछ सर्कमस्टांसेस में चेंज आने की वजह से, कुछ बिजनेस में चेंजेस आने की वजह से, या फिर जो हमारा बजट बनाया है उसमें कुछ गड़बड़ है, उसमें हमें कुछ एरर्स लग रहे हैं तो उसको चेंज करना चाहिए। तो क्या हमें अपने बजट को रिवाइज़ करना चाहिए, क्या उसमें चेंजेस करनी चाहिए? क्योंकि क्या होता है कि अगर हम अपने बजट में चेंज नहीं करते सिचुएशन के चेंज होने से, तो हम अपने ऑब्जेक्टिव को अचीव नहीं कर पाएंगे। तो हमें क्या करना पड़ेगा, अपने बजट को समय समय पर रिवाइज़ करना पड़ेगा, चेक करना पड़ेगा कि अगर कभी किसी भी तरीके की रिवीजन करने की ज़रूरत है ताकि हम उसको क्या कर सकें, रिवाइज़ कर सकें और चेक कर सकें। तो एक बार पढ़ लेते हैं ताकि और क्लैरिटी आए। वंस अ बजट इज फिक्स it should not be revised too frequently as it loses its importance. On the other hand, under changing condition, a fixed or static budget will lead to a serious inaccuracy and will fail to serve as a control document and a measure tool. Normally, budgets are prepared well before the period of commencement, and naturally, all the factors can't be foreseen with minute accuracy. So, it is recognized fact that business is dynamic and factors are ever changing. So, budget, in order to play its proper role, changes मस्ट बी इनकॉर्पोरेटेड इफ़ दे आर सिग्निफिकेंट। तो क्या कहा गया कि बजट को हम रिवाइज़ करते हैं लेकिन टू फ्रीक्वेंटली रिवाइज़ नहीं करते, बहुत जल्दी जल्दी जो है रिवाइज़ या चेंजेस नहीं करते, क्योंकि अगर हम ऐसा करते हैं तो उसकी जो रेलिवेंस है वो हो जाएगी। लेकिन अगर सिचुएशन में चेंज आ रहे हैं, कंडीशन में चेंज आने के बाद भी अगर हम अपने बजट में चेंज नहीं करते तो हम जो है एक्यूरेसी को अचीव नहीं कर पाएंगे। ठीक है, तो हमें समय समय पे देखते रहना चाहिए कि क्या होता है जब भी हम बजट बनाते हैं वो पीरियड के स्टार्ट होने से पहले बनाते हैं, तो हम फ्यूचर के लिए बजट को बना रहे हैं। फ्यूचर अनसीन है, मिनट मिनट में बहुत सारे चेंजेस होते रहते हैं, तो इसकी वजह से हमें एक्चुअल में नहीं पता हो कि फ्यूचर में क्या होने वाला है। फ्यूचर में कुछ ऐसी सिचुएशन आती है, कुछ ऐसी कंडीशन आती है जिसकी वजह से हमें अपने मास्टर बजट जो भी बजट है उसमें क्या करने पड़ते हैं, चेंजेस करने पड़ते हैं। ठीक है, तो अब देख लेते हैं कि किन किन कंडीशन में, किन किन सर्कमस्टांसेस में जो है बजट्स को रिवाइज करना ज़रूरी हो जाता है। देयर आर द रीजंस ऑफ द बजट में बी नेसेसिटेट ऑन द अकाउंट ऑफ द फॉलोइंग रीजंस। क्या रीज़न है जिसकी वजह से हम अपने बजट में चेंजेस लाते हैं, रिवाइज करते हैं? फर्स्ट, बजटिंग एरर डिडक्टेड एट अ लेटर स्टेज। स्टार्टिंग में तो हमें पता नहीं चला कि हमारे बजट में कुछ एरर है, लेकिन बाद में जैसे जैसे हम उसके अकॉर्डिंग काम करते गए, बाद में हमें ये पता चला कि हाँ हमारे बजट में कुछ एरर है, जो उसको हमें टाइम पे ही क्या करना चाहिए, कंट्रोल कर लेना चाहिए। सेकेंड सिचुएशन आती है कि चेंज इन द एक्सटर्नल फैक्टर, कि हमारे जो एक्सटर्नल इन्वायरमेंट है, बिजनेस क्या है वो चेंजिंग है। ठीक है, तो बिजनेस में क्या होता है, कंडीशन चेंजेस होते रहते हैं, तो हमारे एक्सटर्नल इन्वायरमेंट में चेंजेस आने की वजह से हमें अपने बजट में चेंजेस लाने पड़ेंगे। लाइक मटेरियल के प्राइजेस में चेंज आ गया, इन्फ्लेशन इन द प्राइस ऑफ द फिक्स असेट, इंक्रीज इन वेज रेट, चेंज इन द गवर्नमेंट पॉलिसी। तो दीज आर द सर्कमस्टांसेस जिसकी वजह से हमें क्या करना पड़ रहा है, अपने बजट में चेंजेस लाने पड़ रहे हैं। इसके बाद आता है और कंडीशन क्या है, एक और कंडीशन है कि एडिशनल एक्सपेंडिचर टू मीट द कॉन्टीजेंसी ऑफ एन अनफोर्सिन नेचर। हमें नहीं पता कि फ्यूचर में क्या होने वाला है, हो सकता है कि फायर लग जाए, हो सकता है कि स्ट्राइक हो जाए, हो सकता है लॉकआउट की सिचुएशन आ जाए, फ्लड की सिचुएशन आ जाए। तो इन सारी सिचुएशन की वजह से भी हमें क्या करना पड़ता है, अपने बजट को टेम्प्रेरी बेसिस के लिए चेंज करना पड़ता है। ठीक है, और उसके बाद क्या होता है, जब ये सिचुएशन कंट्रोल में आ जाती है तो हम अपने जो ओरिजिनल बजट है उसको स्टार्ट करना शुरू कर देते हैं। ठीक है, तो ये था हमारा कि किस तरीके से हम बजट में रिवीजन करते हैं। उसके बाद आता है कि हम एक क्या करते हैं, बजटेड रिपोर्ट को प्रिपेयर करते हैं। बजट रिपोर्ट क्या होती है, प्रॉपर reporting is an essential element in budgetary control. Management must be regularly informed about the result of the various functions so that follow-up actions can be taken up without loss of time. Budgetary control report are prepared on the basis of the budget report. The comparison of the budget and the actual figure is made and deviations taken out. On the basis of the principle of management by exceptions, remedial and corrective action is taken. यहाँ पे क्या कहा गया कि जो भी हमने बजट बनाया है, जो भी हमने रिपोर्ट प्रिपेयर की है, उस रिपोर्ट के अकॉर्डिंग हम क्या करते हैं,
ठीक है, जो भी हमने बजट बनाया और जो भी एक्चुअल फिगर है उसको टाइम टाइम पे हम क्या करते रहते हैं, चेक करते रहते हैं, ताकि हमें पता चल सके कि अगर कोई भी डेविएशन आ रही है तो हम कंट्रोल मेजर्स ले सके और करेक्टिव एक्शन टाइम पे ले सके। अब ये क्या कहा गया कि किस बेसिस पे, मैनेजमेंट बाय एक्सेप्शन की बेसिस पे। मैनेजमेंट बाय एक्सेप्शन यही कहता है कि हाँ, कि अगर कोई ऐसी सिचुएशन आती है कि बहुत ज़्यादा सिचुएशन जो है कंट्रोल के बाहर है, तो उस समय हमें क्या एक्शन लेना चाहिए और क्या रेमेडीज़ हम ले सकते हैं, उसको ये क्या कहते हैं, मैनेजमेंट बाय एक्सेप्शंस। सो द रिपोर्ट में इंडिकेट द नेसेसिटी ऑफ रिवीजन ऑफ द बजट ऑल्सो। The budget report should be prompt and factual and should have the requisite degree of the accuracy. Report should be prepared in such a manner that it reveals the responsibility of a department or an executive and give full reasons for the variations so that proper corrective actions can be taken. तभी जो भी हमने बजट रिपोर्ट बनाई होती है उसमें हमने हर एक डिपार्टमेंट के लिए रिपोर्ट बनाई होती है कि कौन सा डिपार्टमेंट किस तरीके से परफॉर्म कर रहा है। क्योंकि अगर हम क्या करते हैं, हर एक डिपार्टमेंट की लिए रिपोर्ट नहीं प्रिपेयर करते, हर एक डिपार्टमेंट को हम कंसिडर नहीं करते, तो हमें नहीं पता चलेगा कि कौन क्या गलती कर रहा है। क्योंकि हम हर किसी को रिस्पॉन्सिबिलिटी असाइन करते हैं, हर एक डिपार्टमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी, ताकि हमें पता चल सके कि कौन कैसा परफॉर्म कर रहा है। तो ये थी आज की हमारी वीडियो। आई होप आप सभी को ये वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलना। साथ ही साथ एक बार हम फिर से देख लेते हैं जो भी हमने टॉपिक पढ़े वो, ताकि अगर आप कोई रह गया है तो आप उसको रिवाइज़ कर सकें। तो ये था हमारा कैपिटल एक्सपेंडिचर बजट और उसके पर्पसेस। इसके बाद आता है कैश बजट क्या होता है, ठीक है। इसके बाद आता है मेथड्स ऑफ प्रिपेयरिंग कैश बजट को प्रिपेयर करने के 3 मेथड है, रिसिप्ट एंड पेमेंट मेथड, एडजस्टमेंट प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट मेथड, बैलेंस शीट मेथड, ठीक है। इस तीनों ही मेथड को हमने फिर क्या किया, डिटेल में पढ़ा। इसके बाद आया हमारा मास्टर बजट, ठीक है। मास्टर बजट क्या होता है, उसके बाद रिवीजन ऑफ बजट और किस किस सिचुएशन में हम अपने बजट्स को रिवाइज़ करते हैं। इसके बाद लास्ट टॉपिक था हमारा बजट रिपोर्ट। तो वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।